हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा पोर्शन कवर करेंगे जिसमें से आपको हर एग्जाम में जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स आएगी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम अभी आरपीएससी का हो, चाहे फिर एचटेट इकोनॉमिक्स का हो, या फिर DSSB का हो, चाहे फिर वो KVS NVS, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर इकोनॉमिक्स, या फिर आप देखोगे कि जो यूपी का जो यूपी PGT का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो इस वीडियो में से आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कुछ बेसिक चीज़ें हम करते चलेंगे कि देश की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी है? 121.0854 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखोगे। सेकंड, जनसंख्या का विश्व में प्रतिशत, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 17.7%। यदि आप वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करोगे तो टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 17.7% इंडिया की पॉपुलेशन है। उसके बाद है कि सेक्स रेशो प्रति हजार, एक तो ये ध्यान रखना कि पर थाउजेंड्स के ऊपर हम मेजर करते हैं सेक्स रेशो को। तो ये है कि सेक्स रेशो कितना है, ये है 943। ठीक है ना, 1943। तो ये भी ध्यान रखिएगा कितना है, 1943। उसके बाद आप देखिए सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य, कि जहाँ पर सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों के कंपैरिजन में, कौन है? केरल। ठीक, और केरल में कितनी है? ये है 1084। उसके बाद है कि लेबर फोर्स वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी है? लेबर फोर्स कितनी है? वो है यहाँ पर 48.43 करोड़। 48.43 करोड़ इतनी है। उसके बाद देखिए कुल कामगार कितने हैं? जनगणना 2011 के अनुसार ये है 48.17। ठीक है, 48.17 करोड़। तो ये ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो ये कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? एवरेज की बात की जा रही है, ये 382, 382। वर्ल्ड बैंक जो जन्म दर है, ठीक है, बर्थ रेट वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019 के हिसाब से ये है 17.645। उसके बाद है कि जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो कितना है? ये तो कितना 17.6645। अगर आप डेथ रेट की बात करोगे तो वो देखिए कितना 7.265। ठीक है, प्रति हजार जनसंख्या, ये भी प्रति हजार है, ये भी प्रति हजार है। तो आप देखिए 17.645 तो क्या है? जन्म दर है, और जो डेथ रेट है वो कितना? 7.265 प्रति हजार जनसंख्या। ठीक है, तो अब देखिए डेथ तो बहुत कम हो रही है और जो बर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखोगे इसी के अंदर मृत्यु दर के अंदर कि टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अनुसार 2019 की बात की जा रही है, तो टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? 2। ठीक है ना, ये है। अगर आप देखोगे शहरी क्षेत्र में, अगर शहर के अंदर आप देखते हो तो ये शहर में कितना है? शहर में है ये 1. यहाँ पर ये 10 आना चाहिए था, जो प्रति महिला प्रजनन दर है ना, यहाँ पर आएगा ये नंबर 10। ठीक है, 9 के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए ये इतना है, और अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में है ये 1.7। अगर इसको गांव में जाएंगे हम, गांव के अंदर, ठीक है ना, तो ये है गांव के अंदर है ये 1.7। तो यहाँ पर है ग्रामीण में है ये 2.4। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गांव में ज़्यादा और शहर में क्या है? कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? ये है 28। ठीक है, ये कितना है? 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ देखिए, मैंने आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, घनत्व की हमने बात की कि जो घनत्व कितना है, तो घनत्व आपने कितना देखा? 382।
ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व, एक तो यही पूछ लेगा कि जनसंख्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना, तो आपने देख लिया 382, ठीक। दूसरा ये आपसे पूछेगा कि एक ये भी पूछ सकता, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको कैसे मेजर करते पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। 2011 में 382 है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार में है। यदि स्टेट की बात करें, ऑल ओवर देखेंगे जिसमें यूटी प्लस अगर स्टेट होगा, यूटी प्लस अगर स्टेट है तो वो है सबसे ज्यादा दिल्ली में, ठीक है। अगर हम खाली स्टेट की बात करते हैं तो बिहार में है, ठीक है ना, 1106। वहां पर तो लगभग 11,000 के अराउंड जो है, 11,000 के अराउंड एक स्क्वायर जो किलोमीटर पर स्क्वायर जो किलोमीटर होता है उसमें पॉपुलेशन रहती है दिल्ली में। यहाँ पर सबसे ज्यादा बिहार में है, नंबर 1। और अगर आप देखोगे उसके बाद नंबर 2 वेस्ट बंगाल में है, नंबर 3 क्या है? केरला में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए द टॉप 5 बिग इंडियन स्टेट बाय फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिहार में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गुजरात, हरियाणा का पेपर है स्टेट का तो हरियाणा की पूछ सकता, तो ये कितना 1.9। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 ऊपर वाले भी याद रख लो, जब भी काम चल जाएगा कि सबसे ज्यादा बिहार में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। ये डेटा अगर याद रह जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको सीक्वेंस में याद कर लेना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का याद कर लेना 2.4 है, अगर झारखंड से हैं तो 2.3 है, मध्य प्रदेश से हैं तो 2 है, और अगर आप हरियाणा से हैं तो 1.9 है। उसके बाद देखिए टॉप 5 स्टेट विद लो, यानी कि सबसे कम वाले, ठीक है ना, लो वाले। तो पंजाब में सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार में, उसके बाद यूपी में, और यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर है? पंजाब में, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, एचपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सबसे कम याद रख लेना, और सबसे ज्यादा भी कहाँ पर है ये भी याद रख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिशु मृत्यु दर हमने देख ही ली है, कितना था जो हमें अभी देखा था शिशु मृत्यु दर, तो हमने देख ली थी, कितना बताया था मैंने आपको? शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, ठीक है ना। अब उसके बाद है कि शिशु मृत्यु दर अगर वो SRS के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो वो कितना? 30 है। ग्रामीण में कितना? 34 है। शहर में कितना है? 20 है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड एज है, ठीक है ना, हम कितने साल जिएंगे मैक्सिमम, वो है 69.656 ईयर्स। पुरुष कितना? 68, और महिलाएं कितना? 70। तो ये अराउंड ऑफ 69, तो आप याद ही रख लेना 69.6, तो लगभग 70 के अराउंड है। उसके बाद आप देखिए यदि बाल मृत्यु दर आपसे पूछे, देखिए शिशु मृत्यु दर आपने देखा था वो सिंपल जो हमने SRS के अकॉर्डिंग नहीं था, उसमें क्या था कि वो कितनी थी? 28। यहाँ पर है ये चाइल्ड जो डेथ रेट है, 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे बोले जा रहे हैं 1000 बच्चों पर, वो कितना? 34 है। तो कई बार इस क्वेश्चन में भी पजल हो जाते हैं, ठीक है ना। 0 से 5 साल के कितने हैं? 34 है। मदर मर्टिलिटी रेट कितना है, ठीक है ना, ये कितना? 103 है। तो ये याद रखना, यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, मदर मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, एक्सपेक्टेड जो एज है वो कितनी है, उसके बाद जो है चाइल्ड डेथ रेट है वो कितना है, और एजुकेशन रेट कितना है, एजुकेशन कितना है वो कितना है, सेक्स रेशो कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, और पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कितना है, जैसे कि 382 कितना था प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आप देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल, ठीक। और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। इसलिए आपने देखा कि टोटल फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद फिर आपने देखा कि डेंसिटी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी। तो ये एजुकेशन कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद है कि ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है ना, जो गांव के अंदर लोग बसते हैं वो 83 करोड़ के अराउंड है, ठीक है ना, 83 करोड़ है। उसके बाद शहर के अंदर कितने हैं? 37 करोड़ है। अगर इन्हीं को हम शहर वालों को और इनको अगर परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा कितना होगा? देखिए 83 गाँव में करोड़ है, और 68 जो % है ना
टोटल पॉपुलेशन का वो गांव में रहती है, और 37 या 38 के राउंड वो रहती है। 68.8 है ना, तो 69 के राउंड तो पॉपुलेशन गांव में रहती है, और 38 के राउंड जो है ना वो शहर में रहती है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत इतना है। अच्छा, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत इतना, शहरी जनसंख्या ये करोड़ में थी, ठीक है ना, ये करोड़ में थी। वैसे कितना बनती है, 37 नहीं बनती है, 31.16 करोड़ बनती है। उसके बाद आप देखिए कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया, गोवा है। और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो है शहरी, यानी कि सबसे ज्यादा जो शहर में लोग रहते हैं गोवा में, सबसे जो कम रहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा गांव फिर कहाँ पर हो, हिमाचल प्रदेश में। कुल आबादी में सिख जनसंख्या का कितना, 1.7। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला मुस्लिम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जैन। इसमें से तो देखो पूछा नहीं जाता, वैसे भी आप देख लोगे जब सबसे ज्यादा जो सिख है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुल आबादी में सिख जनसंख्या का इतना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला, देखिए साक्षरता वाला जैन है ना, तो वहाँ पर महिला साक्षर भी यही मिलेंगे। और सबसे कम कहाँ पर है, सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा, मुस्लिम है, तो सबसे कम पढ़े लिखे भी यहीं पर मिलेंगे। उसके बाद आपने देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, पॉपुलेशन कितनी थी, 17.7% थी, ठीक। और हमें एरिया कितना मिला हुआ है, 2.42%, ठीक है ना, हम 7वें स्थान पर हैं। उसके बाद आप देखोगे कि कुल वन, ये देख लेना, कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्रफल कितना, इतना, ये नहीं याद करना है, ये याद कर लेना परसेंट में कि 24.62%। और खाली अगर वन की बात करेगा ना तो ये 21.17% है, ठीक है, ये तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर है कि कृषि के अंतर्गत भूमि कितनी आती है, 180,180.888 मिलियन हेक्टेयर आती है, जिसको हम जोतते हैं, ठीक है ना, बोते खाते हैं, जिसको हम जोत सकते हैं, ठीक है ना, वो 153.882 मिलियन हेक्टेयर है। और निवल बोया गया क्षेत्रफल जिसके ऊपर बोया जाता है उसके ऊपर 139 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। ये हो सकता है कि कभी पूछ ले, ठीक है, किसी एग्जाम में। फिर उसके बाद है कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है, 129 मिलियन हेक्टेयर आता है, ठीक है ना, जहाँ पर हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है जो खाने पीने की फसलें बोते हैं। सिंचित जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा है वहाँ पर कितना है, कितनी जमीन आती है कि 71.55 मिलियन हेक्टेयर, या अगर वैसे देखोगे तो कितना 51.35%। वर्षा के अंदर कितना एरिया आता है, वर्षा दिन क्षेत्रफल जो है, ठीक है, ये तो सिंचित क्षेत्र निविल था। सकल अगर ग्रोथ की आप बात करोगे तो ये 52% है, ठीक। और वर्षा के ऊपर डिपेंड कितना, 48% है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सिर्फ ये दो चीजें कि जो वर्षा के ऊपर हमारा एरिया डिपेंड है वो 48%, वैसे कितना था, अगर ग्रोथ की हम बात करते हैं तो 52 और नेट की बात करें तो 51। उसके बाद आप देखिए ये यहाँ से तो क्वेश्चन अभी ये जो मैंने फर्टिलिटी वाला बताया, यहाँ से तो अभी आपने देखा होगा कि नेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फसलों में खाद्यान्न फसलों की हिस्सेदारी कितना है, 1950-51 में थी 76.7% और 2021 में हो गए हैं 92.78%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से नेट में कि ग्रोथ रेट पूछी गई थी कि सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाइए तो सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पर अगर देखोगे तो वो शायद 15-16 से थी, ठीक है, इससे यहाँ से थी। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इसकी है और सबसे कम किस में, 2021 में -6.6%। ये ध्यान रखिएगा आप कि सबसे ज़्यादा 2015-16 में। उसके बाद आप देखोगे दूसरे नंबर है 17-18 7.2%। और अच्छा 21-22 वहाँ पर नहीं पूछा गया था, ठीक है, तो 21-22 नहीं पूछा गया था, इससे पहले वाले पूछे गए थे। तो आप इसको याद रख लेना कि 8.2 7.1 7.2 6.1। नहीं तो आप ये तो ध्यान ही रख लोगे कि 8.2 थी, हो सकता है कि 16-17 में पूछ ले 7.1% थी, 17-18 में 7.2% थी और 18-19 में कितना 6.1% थी और 19-20 में 4.0% थी। और उसके बाद 20-21 की अगर बात करें तो -6.6% थी। तो ये डेटा आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड।
यहाँ से देखते हैं क्या कि राष्ट्रीय आय संबंधी लाख करोड़ में दी हुई है कि GVA, GDP, GNI, ग्रोस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ये है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर और ये है आपकी करंट प्राइस के ऊपर। ठीक, तो आप इसको एक बार देख लेना कि ये कितना है करोड़ में है कि 123, 133, 133। ठीक है, GDP, GNI, नेट नेशनल इनकम ये इतना है और प्रति व्यक्ति आय कई बार मैंने देखा कि पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि कितना है। अगर हम देखें 20-21 में तो 85,000 85,110 है और अगर 21-22 में देखें तो 91,723 है। उसके बाद अगर कांस्टेंट प्राइस का इसके साथ कंपैरिजन करोगे, करंट प्राइस है, ये करंट प्राइस है, कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन करोगे तो 180 है। 20-21 में कितना 213 है। तो एक आध देख लेना, नहीं प्रति व्यक्ति आए तो यहाँ से जरूर आप देख कर जाना। उसके बाद है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, ठीक है, कितना 129.8 है। औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या है, ये ध्यान रखना 11-12 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 20-21 में कितना है, यहाँ पर था 21-22 में, ये था हमारा 20-21 में 117। GVA में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, ये ध्यान रखना कि ग्रोस वैल्यू एडिशन में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो ये 28.64% मतलब योगदान देता है। औद्योगिक क्षेत्र का ग्रोस वैल्यू एडिशन में अगर योगदान पूछे तो वो है 28.64% का। उसके बाद आप देखिए नवरत्न कंपनियां कितनी, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। नवरत्न है 13, महारत्न है 11 और लघु रत्न कितना 61 है। और उसके बाद आ जाएगा लघु रत्न थी, लघु मिनी रत्न कंपनियों की संख्या, यानी कि ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, ये इतना ये नहीं पूछेगा, ये 13-11 आप याद रख लेना। जो एक तरीके से जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं या जो एक तरीके से जो छोटे उद्योग हैं, मीडियम एक तरीके से माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो कितना योगदान है उनका क्षेत्र में योगदान। GDP अगर बात करोगे तो GDP में योगदान देते हैं जो छोटे इंडस्ट्री, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उनका टोटल GDP जितना हमारा उसमें से 30.27% इनका योगदान है। अगर GVA में हम बात करें ग्रोस वैल्यू एडिशन में 33 है। ध्यान रखना आप, GDP में कितना 30, GVA में कितना 33। एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो इनसे बनाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनका लगभग जो है जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 49.5% इन्हीं का सामान जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम का ही भेजा जाता है। MSME क्षेत्र में रोजगार कितने लोगों को मिला हुआ है, 120 मिलियन लोगों को। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रखोगे। उसके बाद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या। देखिए जब हमने 1948 में पॉलिसी आई थी, 1956 में आई, फिर उसके बाद आप जाते जाते हम देखा कि 1991 में आई। उसमें देखा था कि यहाँ पर कितने इंडस्ट्री थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इसमें फिर कितने रहे प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट सेक्टर के पास, ऐसे तो लास्ट तक 1991 में जाते जाते एक तरीके से 2 इंडस्ट्री तो ऐसे हो गए जो कि प्रॉपर गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, और 4 ऐसे हो गए अगर हम उनको खोलना चाहते हैं तो उनके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसी प्रकार से यहाँ पर कृषि उत्पादन का सूचकांक की बात की गई है। जो हमारा कृषि उत्पादन सूचकांक इंडेक्स है जो उसका बेस ईयर है वो है 2007-08। देखिए इंडस्ट्री का 2011-12 है, इसका क्या है 2007-08 है, 2007-08 है। अब देख लिया आपने कि इसका इंडेक्स कितना 142 है। GVA में कृषि क्षेत्र का अंश प्रचलित कीमत पर यानी कि जो करंट प्राइस है उनके आधार पर कितना 18.56% है। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या चावल है। गन्ने और चीनी के उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है यूपी में होता है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। मोटे अनाज का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है राजस्थान में, और तिलहन में भी सबसे ऊपर है राजस्थान। तो आप ध्यान रखिएगा कि गेहूं में यूपी, चावल में गेहूं में तो क्या था, कहाँ से लगा, एक सेकंड रुकिए, गन्ने था, चीनी के उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, ठीक है ना, और ये रहा गेहूं में यूपी और चावल में पश्चिम बंगाल, दाल में मध्य प्रदेश, मोटे अनाज में और तिलहन में राजस्थान।
अब उसके बाद देखिए खाद्यान्न उत्पादन 2017-18 में, ठीक है। ये अभी ये बात बता रहे हैं कि जो खाद्यान्न उत्पादन है 2017-18 में कितना हुआ, एक सेकंड रुकिए, ये हुआ था यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये हुआ था 285.01 मिलियन टन, ठीक है, ये मिलियन टन में है। दूसरा उसके बाद 285.1 मिलियन टन। 19-20 में जो हुआ हमारा वो हुआ 297.50 मिलियन टन। 20-21 में जो हुआ वो हुआ 20-21 के अंदर 30865 मिलियन टन। अब देखिए या तो वो 20-21 का पूछेगा या फिर 21-22 का पूछेगा, ठीक है ना। ये दो याद रखने, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना कि ये दो यहाँ से अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि 2020-21 में जो हुआ वो हुआ 308.65 मिलियन टन। अगर खाद्यान्न उत्पादन में 21-22 का जो सेकेंड एस्टीमेट है, एडवांस एस्टीमेट, अगर उसकी बात करेगा तो ये एडवांस एस्टीमेट में आप बताओगे 316.06 मिलियन टन, ठीक है ना। ये 308 था, ये 316, तो 8 को डबल कर देना, फिर याद रह जाएगा आपको। बागवानी फसलों का उत्पादन 2019-20 में, 2020-21 का ही कर लेना, 19-20 का यहाँ पर आप रहने देना कि जो बागवानी जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन हुआ है 20-21 में, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक तरीके से 20-21 का ही करोगे तो 20-21 में हुआ था, 20-21 में ये हुआ था 334.6 मिलियन टन, 334.6 मिलियन टन। तो एक ये याद रख लेना, ठीक है। एक ये याद रखना, एक याद, ये 308 था, ये 316। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता कि महारत्न कंपनियां होती है और उसमें से निकालना पूछ लेगा आपसे कि जो महारत्न कंपनियां ना 11 हैं, तो कुछ ये BHEL, CIL, GAIL, HPCL, LOC, IOC, NTPC, ONGC, PGCIL, SAIL, BPCL, PFC। तो इनको अगर एक दो बार भी आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो महारत्न जो कंपनियां होती हैं उनको दर्जा कैसे मिलेगा, यह है नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी हो, ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, विगत 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार जो है 25,000 करोड़ या इससे अधिक का रहा हो। तो इन चीज़ों को आप देख लोगे कि मतलब इनका क्या हो, नवरत्न का इसको दर्जा प्राप्त हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर इनमें एक दो रेडिशन कर लेना कि जो पिछले 3 साल हैं, ठीक है ना, पिछले विगत जो 3 साल हैं, 3 वर्ष हैं, वर्षों में इसका औसत रेट वर्थ, यानी कि जो इसकी वर्थ रही हो ना, एवरेज, वो रही हो 15,000 करोड़ या इससे अधिक। उसके बाद है कि पिछले इसने 3 वर्षों में, 3 ही वर्षों में इसका कर के पश्चात औसत लाभ 500 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है ना। एवरेज जो प्रॉफिट होना चाहिए ना 500 करोड़ रुपए होना चाहिए और इसके वर्ल्ड में इसकी पहुंच होनी चाहिए, तब यह महारत्न कंपनी कहलाएगी। उसके बाद आता है कि जो हमारे विदेशी व्यापार है, जो ट्रेड है, अमेरिकी डॉलर में दिखाया गया, ये करोड़ में है, ठीक है ना। आपको करोड़ में तो देख लेना, याद मुश्किल रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा। ये नीचे वाला नहीं पूछते, ठीक है ना, रुपए में नहीं पूछते, ये आप ऊपर वाला ही ध्यान रख लेना कि निर्यात जो हमने किया ना वो किया 291.16, ठीक है ना, अरब रुपए का, इतने का। अमेरिकी डॉलर में है, अरब में है, करोड़ में नहीं है, ठीक है ना। इतने अरब रुपए, इतने अरब डॉलर का हमने किया, ठीक। और ये पिछले कंपैरिजन में कितना था, ये -7.08%, पहले के कंपेयर में इतना कम रहा होगा। 20-21 का है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर हम बात करें 19-20 की, ठीक है, 2019-20 के कंपैरिजन में ये इतना। अगर हम 21-22 की बात करें तो ये इतने का हमने 419.65 अरब डॉलर का क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया, जो कि इसके कंपैरिजन में इतने % ज़्यादा है, 43.81, ठीक। बहुत ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर तो कम था, माइनस था।
अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो पहले के कंपेयर में हमारा 20-21 में इंपोर्ट भी कम था क्योंकि लॉकडाउन था और ये सारी चीज़ें थी। 393.61 इनकी 393.61 अरब अमेरिकी डॉलर का हमें इंपोर्ट किया। अब की बार देखिए जो हमें इंपोर्ट किया वो भी बढ़ गया है। वो कितना हो गया इसके कंपेरिजन में, तो माइनस में था, ठीक है ना। ये कितना हो गया 55.13%, ठीक है। अगर हम घाटा देखें, ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो पहले था इतने का माइनस, यानी कि 102.45 का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, यहाँ पर देखिए 192 का हो गया, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर कि 102 से कितना हो गया है, यानी कि 102 से 192 हो गया। अब उसके बाद देखिए कि भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन कौन से हैं। ये हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर टोटल में आपसे पूछता ना तो टोटल आपका चीन के साथ जाएगा, ठीक है ना। चीन से हमारा नंबर 1 है। चीन से जो हमारे एक तरीके से जो निर्यात हैं वो कितना है, इतने 71.28%, और जो आयात है वो सबसे इतने 16.57%। और कुल विदेशी व्यापार अगर देखोगे आप, ठीक है ना, अमेरिकी डॉलर में तो देखोगे तो ये तो अमेरिकी डॉलर में कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो है ना आप जो टोटल ट्रेड जो है वो किसके साथ आपका, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वो चाइना के साथ है, ठीक। अगर इंपोर्ट के मामले में पूछे तो सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट इंपोर्ट जो करते चाइना से करते, एक्सपोर्ट जो करते सबसे ज़्यादा अमेरिका को करते। अब देखिए एक्सपोर्ट हम करते हैं कितना, अमेरिका को 17.73, इंपोर्ट करते हैं 7.34%, और टोटल ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी है 11.75%। यूएई की अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो तीसरे नंबर पर ये आता। टोटल की बात है, ये ध्यान रखना, पहले इससे 12 यानी कि लगभग 13%, और इससे लगभग 12%, और इससे लगभग 6%, ठीक है ना। 12 यानी कि 13, 12 और फिर लगभग 6%। तो सबसे ज़्यादा चाइना, फिर अमेरिका और फिर यूएई। टोटल ट्रेड में तो है ये सीन। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं हम किसको करते हैं, तो आप बोलोगे अमेरिका को, यूएसए को। और अगर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की बात करें तो आप बोलोगे चाइना को। भारत का विदेशी विनिमय भंडार कितना है, तो ये हमारा ये 606.47%। एक बार ये पूछा गया था कि भारत के विदेशी विनिमय भंडार में क्या क्या आता, तो विदेशी करेंसी आती है सबसे ज़्यादा नंबर 1। नंबर 2 पर क्या आता, गोल्ड आता है, एसडीआर आते हैं, आईएमएफ के पास जो एनएल रिजर्व होते हैं वो आते हैं। तो ये चीज़ याद रखोगे, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं 4 कि फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर, आईएमएफ के पास जो अदर जो एक तरीके से जो रिजर्व होते हैं वो। और ये कितने का है हमारे पास जो फॉरेन भारत का विदेशी विनिमय भंडार है 606.47 अरब अमेरिकी डॉलर। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि विदेशी ऋण 2021 के अंत की ये बात की जा रही है, तो कुल विदेशी ऋण था हमारे ऊपर इतना 614.9 अरब डॉलर। जीडीपी का कुल, इसको देखें ना, हमारे जीडीपी का ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग कितना है ये 20% है। अगर हम कुल दीर्घकालीन ऋण की बात करें तो ये था हमारा 500 अरब डॉलर, ठीक है ना। अगर टोटल लोन में देखें तो लॉन्ग टर्म जो लोन लेते हो हमारा 81% हिस्सेदारी रखता है। कुल अल्पकालीन जो होता है वो कितना 114 अरब डॉलर या 114 या मतलब 115 के लगभग, ये 18% रखता है, ठीक है ना। तो कुल ऋण में रियायती ऋण की हिस्सेदारी 8.2% है। विदेशी ऋण में विभिन्न वो करें कि जो फॉरेन हम लोन लेते हैं ना उसमें ये चीज़ इंक्लूड होती है, जो भी विदेशी यानी कि जो फॉरेन जो कमर्शियल बोरोइंग होती हैं, जो एनआरआई डिपॉजिट होती है, मल्टीलेटरल जो लोन होते हैं, तो ये सारी अगर आपसे पूछे ना कि विदेशी ऋण में क्या क्या इंक्लूड आता है तो ये 3 चीज़ इंक्लूड होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है ना, ये वाला। और कुल दीर्घकालीन ऋण ये तो अभी तक नहीं पूछा गया कि मतलब कितने % हिस्सेदारी, लेकिन कुल विदेशी ऋण में जीडीपी के मतलब के रूप में ये जरूर पूछा गया। अराउंड आपको 20 दे देंगे, 22, 21 इस तरीके से करके वो आपको दे देंगे। उसके बाद देखिए मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण संरचना सबसे ज़्यादा, अगर हम जो लोन लेते हैं ना सबसे ज़्यादा डॉलर में लेते हैं, फिर रुपए में लेते हैं, फिर एसडीआर में लेते हैं, फिर एन यूरो। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि डेब्ट सर्विस रेशो,
वो कितना 4.9%। तो ये ध्यान रखिए 4.9% विदेशी ऋण क्या क्या है उसमें, और एक ये वाला कि ये 20% है, और एक दो और देख लेना, ठीक है। उसके सेकंड हम चलते हैं, हाँ, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो आया है, इक्विटी की ये बात कर रहे हैं, तो 21-22 में आया है इतने अरब डॉलर, 20-21 में 59, ठीक, 19-20 में 49, उसके बाद 18-19 में 44। तो एक दो यहाँ से याद रख लेना, वो हो सकता है कि आपको सीक्वेंस में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ बताइए कि विदेशी जो इक्विटी यानी कि जो FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में आया। तो आप देखोगे 20-21 में सबसे ज़्यादा आया, ठीक है ना। तो इसलिए पसंदीदा देश था 2020-21 में कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। डेटा तो देखिए लर्न करना ही पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा 59 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद अगर 2018-19 से ले तो हम फिर हमारा 44 है, फिर हमारा 43 है। तो सबसे ज़्यादा क्या है ये 2020-21, ठीक। उसके बाद ये 49 किसका 19-20। तो इस तरीके से आप इसको 20-21 19-20 इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिकॉल मतलब करोगे ना तो हो जाएगा। वो इक्विटी में आया था, ये ध्यान रखिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहाँ पर आया था, इक्विटी में। ये टोटल में है, ठीक है ना। कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो बात करें, इनफ्लो जो है सबसे ज़्यादा वही है कि 20-21 में 81, 19-20 दूसरे नंबर पर है, 18-19 तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना, और 21-22 जो है 4th नंबर पर है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश जो किया गया, आप ये देख लेना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन FII होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, 21-22 में नेगेटिव रहा है, और उससे पहले 18-19 में भी नेगेटिव था, 15-16 में भी नेगेटिव था, 20-21 में ये भी अच्छा खासा आया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि FDI जो है सब सर्वाधिक, ये घटते क्रम में पूछा गया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आया सर्विस सेक्टर में FDI, उसके बाद ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में आया, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आया, फिर कम्युनिकेशन में आया, फिर ट्रेडिंग में आया, फिर निर्माण में आया। तो इस तरीके से तो याद रखोगे ना, पहले सर्विस में आया, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में आया, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आया, फिर दूरसंचार या एक तरीके से, उसके बाद ये जो सर्विसेज थी, अब ये कम्युनिकेशन, फिर ट्रेडिंग, फिर निर्माण और कंस्ट्रक्शन। ये इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस को याद रखें। सर्विस भी याद रह जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी याद रह जाएगा, दूरसंचार, ट्रेडिंग, निर्माण, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हो सकता है कि लास्ट वाला। अब देखिए सर्वाधिक FDI की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा आया मॉरिशस से, उसके बाद सिंगापुर से, उसके बाद USA से, उसके बाद नीदरलैंड से, फिर जापान से, फिर UK से। तो ये भी ध्यान रखोगे कहाँ कहाँ से आया है और कौन से सेक्टर में आया है। उसके बाद आप देखिए सबसे ज़्यादा सिंगापुर, US, नीदरलैंड, जापान, UK। FDI वाले राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर दिल्ली में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। तो देखो ये वीडियो कम से कम भी आपको कई बार देखनी पड़ेगी, जब जाकर ये आपके ध्यान में रहेंगे। मौद्रिक एवं साख नीति यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिजिकल पॉलिसी, जो क्रेडिट पॉलिसी है, उसके उपकरण की बात की जा रही है। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेता कि इसके बताओ इसके अंदर मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या आता। तो देखिए जो CRR है, नगद आरक्षण अनुपात है, कैश रिजर्व रेशो, वो कितना है 8 अप्रैल 2022 के अनुसार 4.0। यह हो सकता है कि सीक्वेंस में लगाना आप पूछ ले, आपको मैच करना पूछ ले। बैंक रेट कितना है 4.25, रिवर्स रेपो रेट कितना 3.35, रेपो रेट कितना 4.0, SLR कितना 18%, ठीक। और आपको यही याद रखना है CRR, ठीक है ना, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये तो यहाँ तक इतना रखना आपको। उसके बाद आप MSF कर लेना 4.25, और बैंक रेट की जगह अब हम जो है MSF का यूज करते हैं
बेस रेट ये 10 से 10-25 ये नहीं भी पूछेगा आपसे, तो जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही कर लेना। उसके बाद आता है कि बजट का देखिए जो जिन्होंने ऐप पर परचेज कर रखा है कोर्स, उन बच्चों को तो मैंने पूरा करवाया, लेकिन यहाँ पर देखती हूँ मैं थोड़ा मैं आपको एक बार करवा देती हूँ। 2022-23 का जो बजट है ये 1 फरवरी 2022 को लेकर आएगा। इसमें देखिए फिजिकल डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये सिक्वेंस में याद रखना। 3.8%, फिजिकल डेफिसिट है 6.4%, प्राइमरी डेफिसिट है 2.8%। और सबसे ज़्यादा जो बजट के अंदर जो पेमेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का आता है। ठीक है ना, पूछे ना कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, जो सबसे ज़्यादा जाता है वो ब्याज के अंदर जाता है। ठीक है ना, ब्याज की पेमेंट करने में जाता है। तो इसको सीक्वेंस में पूछ लेंगे कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछागा कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 280 के अंदर आता है। ठीक है, जो आर्टिकल है 280 और 275 की अगर बात करोगे तो उसके अंदर ग्रांट्स की बात की जाती है। अब तक 15 फाइनेंस कमीशन गठित हो चुके हैं। 14वें का था वाई रेड्डी और 15वें के हैं नंद किशोर सिंह। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें थी कितने से, 15 से 20। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो 15वें वित्त आयोग की 20 से 21 थी, और अब कितना 21 से 26। तो अगर आप ऐसा मत सोचना कि इनको हम ऐसे कर दे जैसे 15 से 20 था ना, ठीक है, तो अब कितना होना था, ये एक तरीके से 20 से 25 कर देते, नहीं, तो ये कितना है 21 से 26। 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र के विभाजनीय करों में से राज्यों को, यानी कि जो सेंटर का है ना, सेंटर में थे स्टेट को जो भी सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से जो हिस्सेदारी होती है, उसने कहा था कि 42%। अगर 13वें की बात करोगे तो उसने 32% कहा था। उसके बाद 15वें ने कहा कि 41%। 15वें वित्त आयोग द्वारा 21 से 26 की अवधि के लिए अनुशंसित राज्यों को कुल, ये इतना कुछ नहीं करोड़ याद करना, हस्तांतरण के लिए, यानी कि टैक्स हो गया, ग्रांट्स होगी। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला जो है ना, ये ध्यान रख के जाना है और अच्छे से करना। अगर हम बात करें कि 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन की, एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए इसमें क्या क्या लिया हुआ है। इसमें पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, इनकम डिस्टेंस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। अब देख लेते हैं, इसमें पॉपुलेशन है, इसमें पॉपुलेशन है, इसमें एरिया है, इसमें भी एरिया है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, इसमें फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस है। तो इसने क्या नहीं लिया था, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को नहीं लिया था। एक तो आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है ना, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नहीं था, इसमें है। तो सबसे ज़्यादा इसको अगर देखोगे तो इसने वेटेज दी है इनकम डिस्टेंस को, इसने भी इनकम डिस्टेंस को दी थी। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कितना दिया, 10%, और एरिया और पॉपुलेशन को कितना दे रखा, 15%। ये एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। या तो ये पूछ सकता कि ऐसे कौन से दो हैं इसमें से जिसमें दोनों को इक्वल दिया गया, तो एरिया और पॉपुलेशन नहीं, तो इसमें से एक दे देगा। और सीक्वेंस में लगाना पूछेगा कि सबसे नंबर 1 कौन सा आएगा, तो आप बताओगे कि इनकम डिस्टेंस सबसे नंबर 1 आएगा। नंबर 2 अगर एरिया दिया है या फॉरेस्ट इकोलॉजी दिया तो आप बताओगे फिर दूसरे नंबर पर एरिया आएगा। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर आप देखोगे तो आपका आएगा, हो गया ये इतना ही था, ठीक है ना, कि सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नहीं कुछ गलत कर दिया, अभी देखते एक बार। सबसे नंबर इनकम डिस्टेंस आएगा, ठीक। नंबर 2 पर एरिया है या फॉरेस्ट इकोलॉजी है, एरिया आएगा। और नहीं फॉरेस्ट इकोलॉजी को तो 10% दिया हुआ है, एरिया है पॉपुलेशन, ठीक है ना, इनमें से दोनों में से देगा, तो इसको कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए इसको 15 दिया हुआ है, इसको 15। अगर इनकम डिस्टेंस है, इनकम डिस्टेंस के बाद क्या आएगा, एरिया आ जाएगा या पॉपुलेशन। तो मान लेते कि एरिया दिया हुआ, एरिया या पॉपुलेशन, उसके दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे पर आएगा हमारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। और 4th नंबर पर आएगा हमारा फॉरेस्ट और इकोलॉजी। तो डेटा ध्यान रखिएगा इसको आप। और ये अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है।
हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर पूछा होगा कि 2021-22 में अंतिम अनुमान के अनुसार सकल यानी कि जीवीए में हिस्सेदारी पूछी गई, तो एग्रीकल्चर की कितना है? अगर प्रचलित कीमतों पर देखोगे तो 18.56, अगर इसको देखोगे आप कांस्टेंट प्राइस पर तो 15.52। उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ, इंडस्ट्री के अंदर 30.72 और इसमें कितना 28.64। सर्विस में आ जाओ, इसका कितना है यहाँ पर? अगर सर्विस के अंदर आओगे तो 54.49, अगर ये कितना 52.80। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सर्विस सेक्टर की है, फिर किसकी है? इंडस्ट्री है, फिर किसका है? एग्रीकल्चर है। अगर इन एम्प्लॉयमेंट में देखोगे तो नंबर 1 एग्रीकल्चर आएगा, ये नंबर 2 ही आएगा और ये नंबर 3 पर आएगा। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को देखोगे तो ये नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 ही आएगा और ये नंबर 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी हिस्सेदारी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लगभग 51, 52। तो देखिए प्रचलित कीमतों पर है तो ये है, ठीक है ना, और करंट प्राइस पर है तो ये। अब उसके बाद है कि कुछ दिए हुए हैं कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? नंबर 1 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 3 है। गेहूं में यूपी नंबर 1, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। मक्का में कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो गेहूं और चावल याद कर लेना, मोटे अनाज का कर लेना। कई बार मक्का का पूछ लेता है, मक्का का कर्नाटक, ठीक है ना, का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मोटे अनाज का राजस्थान नंबर 1, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। इनको रहने देना। उसके बाद सभी दलहन के ऊपर आ जाना। सबसे जो दलहन है वो सबसे मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में। कुल खाद्यान्न की अगर बात करें ना तो यूपी नंबर 1 आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर पंजाब आएगा। तो ये ध्यान रखना, कुल खाद्यान्न में सबसे नंबर 1 यूपी आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर पंजाब आएगा। उसके बाद सभी तिलहन की अगर बात करें तो राजस्थान नंबर 1 है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। और इसमें से और गन्ना तो यूपी के अंदर होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ठीक है ना। गिने चुने कर लेना। चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मोटा अनाज हो गया, सभी दलहन होगी, कुल खाद्यान्न हो गया, सभी तिलहन हो गए और गन्ना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एमएसपी की ये बात की जा रही है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर अब की बार कितनी फसलें हैं एमएसपी में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, धान को जो सामान्य धान है उसको कितना दिया गया है? ये कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की को कैसे याद रखते हैं आप? देखिए खरीफ, चावल भी क्या 3 अक्षर का है और खरीफ भी 3 अक्षर का, तो ये हो जाएगा आपका खरीफ की। यानी कि चावल के समय में जो जो चीज़ें बोई जाती है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे कि चावल के समय में क्या क्या बोया जाता है। जैसे मक्का हो जाएगा, वो भी चावल के, जहाँ भी अगर मतलब कि धान की खेती है तो इसी टाइम पर मक्का होता है। अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार भी इसी टाइम पर होती है। बाजरा की बात करें तो बाजरा भी इसी टाइम पर होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे खरीफ की फसल हो जाएंगे। अगर हम बात करें रबी, देखिए रबी और गेहूँ, ठीक है ना, रबी और गेहूँ, तो ये भी 2 अक्षर का, ये भी 2 अक्षर। गेहूँ के समय में जो जो बोया जाता है वो आपका रबी का हो जाएगा। तो धान को दिया जा रहा है एमएसपी 1940। ए ग्रेड के साथ पूछ लेता है, ये कितना 1960। बाजरा कितना दिया जा रहा है 2250 पर क्विंटल है ये। और उसके बाद यहाँ पर धान हो गया, बाजरा हो गया, और को तो रहने देना, और नहीं पूछता इसमें से। अगर हम रबी की बात करें तो देखिए गेहूं को 22-23 में कितना दिया जाएगा 2015। और चने को, ये देखिए रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, तो ये वाले। और 2022 के लिए अन्य उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कोपरा, कापरा, ये जूट का कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। कितना है ये जूट का है 4750, इस पे मिलता है एफआरपी, ठीक है ना, फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस होता है ये। तो ये गन्ने के ऊपर एफआरपी मिलता है जो कि 290 पर क्विंटल है। और यहाँ पर गेहूं का जरूर याद रखना 2015, चने का याद रख लेना 5230, 5230, जूट, गन्ना। उसके बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं एसडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए अब हम बात करते हैं एसडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ठीक है। तो हम इसका एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, महबूब उल हक
ठीक है। दूसरा है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। अगर आप पूछे ना कि एसडीआई से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के नाम बताइए, ये मिलाना पूछ सकता है और आपसे वैसे भी कोई पूछ सकता, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। एचडीआई जो इंडेक्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 तक। जिस देश के सूचकांक का मांग जितना अधिक होगा वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर होगा, यानी कि जितना 1 के पास आप जाते जाओगे ना, उतना ही आप अच्छे माने जाओगे। और अगर देखोगे तो जो एचडीआई की रिपोर्ट है ये 1990 से, इसको कौन जारी करता है एचडीआई रिपोर्ट को? ये जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और कब से जारी कर रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1990 से, 1990 से। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। ये 0 से 1 तक होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स कौन से हैं, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यूएनडीपी इसकी रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 में, और जो ये रिपोर्ट है वो जारी की जा रही है 1990 से। और कौन जारी कर रहा है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आप देखिए मैंने आपको बता दिया कि जितना इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसके अंदर 3 चीज़ें हम लेकर चलते हैं। एक होता है एक तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं। जन्म के सीमित जीवन प्रत्याशा क्या है? दूसरा होता है इसके अंदर ज्ञान की हम बात करते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर की हम बात करते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर होते हैं इसके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंडिकेटर आपने देख लिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा देख लिया आपने नॉलेज, तीसरा देख लिया या तो आप बोलो इसको जीवन स्तर, या इसको बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब जो 2021-22 की है, 21-22 में, तो जो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2021-22, इंडिया रैंक जो है ना कितना है? इसका है 132। पहले कितना था? 20 में था ये 130, ठीक है ना। 21 में कितना, यानी कि जो 20-21 की थी उसमें कितना था? 130 था। अब कितना? 132। तो हम नीचे चले गए हैं 2 नंबर। इन लाइन विद ए ग्लोबल फॉल इन एचडीआई स्कोर इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक के कारण से, कोविड-19 के कारण से। What is human development reports? Human development reports have been released since 1990. मैंने आपको बताया have explored different themes through the human development approach. It's published by Human Development Reports Office for the United, यानी कि UNDP के द्वारा। UNDP कब स्टेब्लिश किया गया था? 1965। ये रिपोर्ट कब से जारी कर रहा है? 1990 से। अब इसकी 21-22 में जो थीम है वो है कि अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है वो क्या है? ये थीम है। तो इसको आप एक तरीके से ध्यान रखना। इसके इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसके अंदर, ठीक। और उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि नॉलेज है और पर कैपिटा इनकम। अब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है उसके अंदर बात की जा रही है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो करेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की जो बात की जा रही है ना, वो की जाती है। ये आता है हमारी नॉलेज के अंदर, ठीक है ना। ये जो आता है ना, ये आता है हमारा नॉलेज के अंदर। दूसरा जो मैंने आपको बताया था ना, दूसरा पार्ट ये है कि एजुकेशन इंडेक्स जो है वो नॉलेज के अंदर आएगा। इसके अंदर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 4.3 उसके अंदर बात होती है। फिर इसी के अंदर आता है एक तरीके से मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके अंदर 4.4 के अंदर बात होती है। ग्रोस नेशनल इनकम, ये तीसरे वाला जो मैंने आपको बताया। 3 इंडिकेटर हैं देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो ये स्कूलिंग वाले हैं ये आपके नॉलेज में आ जाएंगे,
ठीक है ना। और तीसरे वाला जो हमारा एक तरीके से जो ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक, या मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये हमारा तीसरे में आ जाएगा। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 8.5 है वो हमारे इसके बारे में बात बताता है, ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्रॉप लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो करें कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो भी गिर गई है। ए लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर टू द HDI रिसेंट डिक्लाइन, ए ग्लोबल ड्रॉप इन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन 72.8 ईयर्स से गिरकर कितनी हो गई है 71.4। ठीक है, 19 में इतनी थी जब हमने HDI देखा। ग्लोबल वर्ल्ड की बात की जा रही है, अब कितना अगर पूछ ले आपसे, पहले 72.8 थी, अब 71.4 हो गई है। उसके बाद देखिए टॉप जो परफॉर्मर्स रहे हैं, यूरोपियन स्टेट वर अमंग द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर्स विद एज मैनी एज 8 इन द टॉप 10। वो करें कि जो 10 है ना, 10 में से 10 यूरोपियन स्टेट्स हैं। उसके बाद है सबसे ऊपर पहले होता था नॉर्वे, ठीक है ना, बहुत पहले से ये नॉर्वे 1 नंबर पर बना हुआ था। अब कौन पहुंच गई, अब सीक्वेंस में पूछेगा आपसे। स्विट्जरलैंड नंबर 1, नंबर 2 नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो 2-4 कंट्री के नाम याद रखना, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड और जर्मनी, नीदरलैंड्स। ठीक, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, ये तो कुछ याद रखना। अगर हम एशियन रीजन में बात करें जिसमें हम हैं 73 एंड विद एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.782। ठीक है, तो उसके बाद है कि श्रीलंका एमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वह करें कि श्रीलंका ने सबसे अच्छा मतलब जो है ना परफॉर्म किया है। द आइसलैंड नेशन वाज फॉलोड बाय चाइना, जो आइसलैंड नेशन है वो चाइना जो फॉलोड बाय चाइना 79 पॉइंट, यानी कि इतना है। और जो इसकी वैल्यू थी ना, ये तो रैंक है 79, श्रीलंका का कितना 73 है। इसने कितना वहाँ पर जो मतलब एक तरीके से हमने देखा था ना कि 1 से 0 से लेकर 1 तक की इसकी जो है ना वैल्यू होनी चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.782 है। चाइना की 0.768 है, भूटान की 127 है जो कि हमारे से बेटर है 0.66, बांग्लादेश की कितना 129 रैंक है 0.661, नेपाल की 143 है और पाकिस्तान की 161 है। ठीक है ना, और इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। अच्छा, इसमें इंडिया की आपने देख ही ली है, इंडिया की कितना 132 है, 132 है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें ये देखना है कि किस किस की जो हमारे पड़ोसी देश ना, आपसे पूछेगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें जैसे कि श्रीलंका की 73 हो गई। ठीक है, श्रीलंका की। उसके बाद अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना की कितनी हो गई, यहाँ पर चाइना की है आपकी, श्रीलंका होगा, चाइना की होगी 79। और उसके बाद भूटान की जो है, भूटान की अगर देखोगे तो 129 है, नहीं 127 है। और बांग्लादेश की है 129। तो ये देखिए हमारे से कौन बेटर है और हमारे से कौन पीछे। ठीक है, जैसे कि नेपाल 143 है, पाकिस्तान 161 है, तो ये हमारे से पीछे, बाकी हमारे से आगे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ रह भी गया ना। तो ट्रैकिंग ग्लोबल डिक्लाइंस, यहाँ पर देखिए आप, अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले 2020 में 130 थी, अब कितना 132। इंडिया की अगर HDI वैल्यू देखें तो इंडिया की कितना था, इंडिया की है अब 0.633। ठीक, और वर्ल्ड की देखें तो कितना है 0.732। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। और पहले हमारी कितनी थी, इतनी थी 1990 0.434 पहले। अब थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया, हल्का सा, लेकिन हम अभी भी मीडियम में बने हुए हैं। तो नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, अगर आपसे ये पूछे तो ये सीक्वेंस टॉप की बात करें। बॉटम सबसे नीचे कौन सा, साउथ सुदान है, चाड है, नाइजर है, CAR और ये बुर्नोई होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये बॉटम वाले हैं, ये टॉप वाले हैं। अगर हम बात करें इंडिया के साथ तो जो श्रीलंका उसकी 73 है, चाइना की 79 है, भूटान की 127 है, बांग्लादेश की 129 है, नेपाल की 143 है, ये यहाँ से याद कर लेना 161 है। तो ये आपने पड़ोसी देश, ठीक है, सबसे लास्ट वाला और सबसे पहले वाले।
उसके बाद है कि फोर इंडिकेटर्स कंसिडर्स, तो वह करें कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये तो इसी के अंदर आ जाते हैं नॉलेज के अंदर, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम, ये 3 इसके इंडिकेटर है। उसके बाद है कि इंडिया के अगर प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI वैल्यू स्टूड एट, ये हमने देख ली है कितना है 0.633, ठीक है ना। और अगर हम उसके बाद देखें कि वर्ल्ड का कितना, वर्ल्ड का हमने पीछे देख लिया इतना था, तो रिकॉर्ड डिक्लाइन SDI वैल्यू कितना था पहले, ये 42 से, ठीक है ना, 33 हो गया, ये थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया है किसके कारण से, कोविड-19 के कारण से, ठीक है ना। तो वो करें कि 2019 में कितना था, 2000 में 645 था, और 2019 में इतना था। उसके बाद आपने देख लिया है कि रिकॉर्डेड डिक्लाइन इस SDI वैल्यू 0.614 इन कंपेरिजन द प्री-19 इतना था, और अब कितना है, इतना 19, 20, 21, देखिए 19 में आपका 645 था, 20 में आपका 642 था, और अब कितना 633, तो डिक्लाइन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2021 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज रिकॉर्डेड 60, अकॉर्डिंग टू HDI है ये, ठीक है ना, 67.2 ईयर्स। स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर्स स्कूलिंग एट 11.9 ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इतने ईयर्स, ये 11, ये लगभग 12 साल के, लगभग 7 साल के। ग्रोस नेशनल इनकम, द ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा स्टूडेंट इतना USD, यानी कि जो US डॉलर है 6590। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड, देखिए ये अलग से है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो कितना है, 122 है। और अभी ये आपका, एक सेकंड रुकिएगा, अब आगे देखिए पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी के बारे में मैं आपको ये तो नहीं पढ़ाऊंगी पॉवर्टी क्या है, यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेटी बताऊंगी, जैसे रंगराजन कमेटी है, ठीक है ना। रंगराजन कमेटी ने क्या कहा और ये कब आई, तो उसके बारे में देखिए। इसने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर हम 1407 रुपये प्रति माह खर्च करते हैं, अगर 47 पर डे के हिसाब से खर्च करते तो हम गरीब नहीं है। एक बाउंड्री यानी कि पॉवर्टी लाइन होती है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL जिसको आप बोलते हो। अगर गांव में 972 यानी कि 972 रुपये और प्रतिदिन के हिसाब से अगर 32 रुपये खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है। यही डेटा आपसे पूछा जाता। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से, अब देखिए पहले आई थी रंगराजन कमेटी, अब यहाँ से क्या था, उसके बाद नहीं, पहले आई थी हमारी तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद आई रंगराजन कमेटी। पहले तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि यदि 1000 रुपये शहर के अंदर और 33 रुपये पर डे के हिसाब से खर्च करते तो हम गरीब नहीं हैं, और गांव के अंदर 816 रुपये प्रति माह और 27 रुपये पर डे के हिसाब से खर्च करते तो हम गरीब नहीं हैं। उसके बाद आई रंगराजन कमेटी, पहले तेंदुलकर फिर रंगराजन कमेटी। इसने 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1407, यानी कि 1407 प्रति माह और 47 पर डे के हिसाब से। ऐसे ही इसको 816 से 816 से लेकर करके 972 उन्होंने कर दिया। उसके बाद देखिए विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का 36% भाग भारत में है। इन निर्धनों की आय $1 प्रतिदिन से कम है। और ये आपने देख ही लिया कि मतलब कितना है, एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ एक ये क्वेश्चन रहता है यहाँ पर कि अगर हम तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग देखें तो 21% गरीब है, ठीक है, यहाँ पर 21.9%। अगर हम रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग देखें तो 29.5%। तो डेटा याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वही है कि ये देखिए 2000 जो रंगराजन कमेटी है इसने कितना कहा था, इसको देखते हैं। पहले इसने क्या किया, ये 2011-12 में, ठीक है ना, वर्ष इसका भी 2011-12 में, लेकिन पहले तेंदुलकर आई थी, ठीक, ध्यान रखना। और उसके बाद आई थी रंगराजन। ये गांव के अंदर और शहर की बात की जा रही है, ये रहा 1000 रुपये, ठीक है ना, इसने कितना बताया था, 1407 रुपये। उसके बाद यहाँ पर ये खर्च, ये तुम कर चुके, इसमें से मत बदलो ना, बस ठीक है, इसको रहने देना। तो ये हम कर चुके। सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य कौन से, नंबर 1 आता छत्तीसगढ़,
फिर मणिपुर, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड। सबसे कम निर्धनता कहाँ पर है? देखिए ध्यान रखना आप, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्या क्या है? छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। सबसे कम निर्धनता वाले कौन से? गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो सबसे कम निर्धनता वाले राज्य कौन से? गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, हरियाणा। तो ये ध्यान रखना आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। हो सके तो ये डेटा एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नहीं या 2 बार पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में नीति आयोग ने ये देखिए, ये वीडियो मुझे करवानी तो नेट के पहले से, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा, इसलिए जो बच्चे वेट कर रहे थे सॉरी भाई, मैं नहीं करवा पाई क्योंकि कुछ कारण थे जिनके कारण से मैं आपको नहीं करवा पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको जो जो रिक्वायरमेंट होगी मैं उनको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। हाल ही में नीति आयोग में बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया, ठीक है, नीति आयोग ने MPI को जारी किया। इससे पहले UNDP, आपसे पूछते हैं कि MPI को कौन जारी करता, तो वहाँ पर है UNDP, ठीक है, OHPI, OPHI। तो ये आंसर टिक करो। ये इंडिया के कॉन्सेप्ट में एक तरीके से इंडिया के उसमें है कि नीति आयोग ने MPI जारी किया। और इसको कौन जारी करता था इससे पहले? UNDP, OPHI। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या पूछा गया देखिए सीक्वेंस में, देखिए पॉवर्टी इंडेक्स था कि बिहार हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी है ना, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार